देश के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी पर सबकी नजर है और इसका आईपीओ कब आएगा, प्राइस बैंड क्या होगा, वैल्यूएशंस क्या होंगी, ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने बात की दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे से। आइए आपको सुनवा देते हैं। मेरा सवाल मैं यहीं से करूंगा कि लोग तमाम सवाल कर रहे हैं, हमें भी सोशल मीडिया के जरिए लोग पूछ रहे हैं कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये सवाल पूछिए कि आखिर क्या हुआ कि इतने कम टाइम में, जो जिस आपको भी कई सवाल ऐसे मिल रहे होंगे कि एम्बेडेड वैल्यू की जब हम बात करते हैं 6 महीने के टाइम में इसमें लगभग 6 गुना की बढ़ोतरी, कैसे ये हुआ? देखिए, एम्बेडेड वैल्यू पहले एलआईसी का नहीं था और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस में, लेकिन उनको एग्जेम्पशन मिली हुई थी। तो इसलिए चूंकि वो मार्केट में नहीं थे और एलआईसी एडा के आने से भी पहले एक संस्था है, तो एम्बेडेड वैल्यू उनके पहले वर्कआउट हुई ही नहीं थी। दूसरा, एलआईसी के पास एक ही अकाउंट था, क्योंकि एक ही फंड था। आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी में जो फंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है। आप फंड रखते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको आपकी लाइबिलिटीज आती हैं, क्लेम्स आती हैं, फिर आपको एक सॉल्वेंसी रेशियो रखनी पड़ती है, यानी कि एसेट्स की जो आपकी स्थिति है वो लाइबिलिटी से कहीं अधिक हो, ताकि कभी भी आपको कोई भी क्लेम निभाने में दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें जो कि एडा रेगुलेशंस हैं कि 150% सॉल्वेंसी भी रखनी पड़ती है, इन सब से जो महत्वपूर्ण है कि मतलब ये एक ही फंड था और चूंकि लेजिस्लेटिव और वो था, बाय लेजिस्लेशन ही एलआईसी काम करता था, तो इट इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी। उसके कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो एडा से रेगुलेटेड हैं, लेकिन वो अदरवाइज एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। उसमें अमेंडमेंट की गई, उस अमेंडमेंट के जरिए उसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग भी चेंज किया गया, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू लाए ताकि सेबी के नियमों के मुताबिक काम हो सके, और इस साथ साथ में उसमें हमारे जो ये जो कॉन्सेप्ट था फंड बाइफर्केशन का, वो भी लाया गया। तो अप्रैल के बाद ही एक्चुअली संभव हो सकता था। तो जो ये आपकी पहले जो एम्बेडेड वैल्यू है एज ऑन 31st, वो है जब फंड बाइफर्केशन नहीं हुआ। तो फंड बाइफर्केशन से पहले जैसे भी आपने एक रखा हुआ था कि नॉन पार का एक रखा हुआ है, बस वही था। बाकी सारा आप पार नॉन आप बेसिकली एक ही अकाउंट में रखते थे। ओके। इसके अलावा एक अहम, ये एक बेसिकली टेक्निकल इशू है। बेसिकली अकाउंट मतलब फंड बाइफर्केशन का एक टेक्निकल इशू है जो पहले संभव नहीं था 31 मार्च से पहले, और कैलकुलेशन ही बाद में हुआ। उसका कैलकुलेशन बाद में हुआ। तो इसलिए एम्बेडेड वैल्यू उस समय जो जिस हिसाब से पहले चल रहा था उसी हिसाब से डिटरमिन हुई। जब फंड बाइफर्केशन हुआ तब उसकी एम्बेडेड वैल्यू फार्मूले के हिसाब से नहीं निकली, क्योंकि फंड बाइफर्केशन होने से एम्बेडेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट में फर्क होता है। ओके। इसके अलावा एम्बेडेड वैल्यू का जिक्र है लेकिन प्राइस बैंड का जिक्र नहीं है, कब तय करेंगे? क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आज मतलब कल डीआरएचपी फाइल हुआ है, आज से मार्केट आउटरीच शुरू हुआ है, मतलब बहुत दिनों से ये चल रहा है। एलआईसी आईपीओ आएगा, रोड शोज भी थे, लेकिन अब जो है ये वैल्यू है, क्योंकि जब तक आपकी एम्बेडेड वैल्यू और ये नंबर्स नहीं आते हैं तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या कंपनी का एक्चुअली अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारी एक्चुएरियल वैल्यूएशंस हैं जो कि यदि नहीं होंगी तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसका क्या होगा। पिछले जो अंदाजे लग रहे थे वो उसके एयूएम से देख के लग रहे थे कि इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना है, इतने लाख करोड़ है, तो उससे शायद उसकी एम्बेडेड वैल्यू इतनी निकले। लेकिन उस पर कोई भी सीरियस इन्वेस्टर्स तब तक कॉल नहीं लेंगे जब तक कि एम्बेडेड वैल्यू ही बाहर नहीं आएगी। तो आज वो कल जब वो एम्बेडेड वैल्यू बाहर आई है और एडा और वो सब ने करके बोर्ड ने अप्रूव करके डीआरएचपी में वो गई है, तो अब ये जो फीडबैक आएगा या आ रहा है तो उसकी बेसिस पे ही इसकी वैल्यूएशन तय होगी, क्योंकि जो वैल्यूएशन होती है वो ईवी के मल्टीपल होती है। राइट। तो यही प्रथा है तो इंश्योरेंस में। इसके केस में, एलआईसी के केस में वो कितना मल्टीपल होगा? हाँ, वो तो हमको डिटरमिन करना पड़ेगा, डिमांड, सप्लाई, असेसमेंट,
उनके उसके बिजनेस को देखते हुए, उसके फ्यूचर बिजनेस को देखते हुए। और बेसिकली क्या है कि एम्बेडेड वैल्यू तो प्रेजेंट बिजनेस जो वैल्यू इन फोर्स है उसका, उस पे जो प्रॉफिट आने वाले हैं फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म में, उसका प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन इसके अलावा एक कॉरपोरेशन का फ्यूचर बिजनेस भी आएगा। तो इसीलिए जो भी वैल्यू होगी वो खाली प्रेजेंट बिजनेस के वैल्यू से नहीं, फ्यूचर बिजनेस में भी जुड़ेगी, इसलिए उसका एक मल्टीपल होता है। ओके। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए डिस्काउंट की बात है, क्या एम्प्लॉय के लिए भी डिस्काउंट की बात है? देखिए, एम्प्लॉयज के लिए और रिटेलर्स के लिए पॉलिसी होल्डर्स के डिस्काउंट की बात इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पॉलिसी होल्डर की जो रिजर्वेशन है वो आमतौर पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं है। ये सिर्फ LIC के लिए ही ये लेजिस्लेटिव इंटेंट आई इसमें। बिल्कुल। तो और कोटक AMC के